हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी सीजीएल की तैयारी में जोरों शोरों से लगे। तो जैसा कि हमने अभी तक आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से मैथमेटिक्स की कुछ प्रश्नावलियों को हल कराया है, जिसमें आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, प्रतिशतता और अनुपात समानुपात व चाल दूरी व समय, संख्या पद्धति और संख्या श्रेणी, इन सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हल करवा चुके हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेके आए हैं, एरिया यानी अक्षेत्रफल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि क्या होता है अक्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है विभिन्न आकृतियों का, जैसे कि आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, इन सब के बारे में, इन सब का परिमाप, सबका क्षेत्रफल हम आपको आज निकालना सिखाएंगे। कैसे महत्वपूर्ण सूत्रों की स्थापना की जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आप सभी को जीरो से स्टार्ट कराया जाए, जीरो टू जीनियस। जो विद्यार्थी पहले से क्षेत्रफल के बारे में नॉलेज रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो विद्यार्थी पहली बार क्षेत्रफल को देख रहे हैं तो उनके लिए भी आज ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक चाहे उन्होंने जहां से भी पढ़ा है उन्हें समझ में आया है या नहीं आया है, लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद आपको क्षेत्रफल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी भी क्षेत्रफल को नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम लिखते हैं आयत। हमने लिखा है आयत, और आयत के बारे में हम आपको बता दें कि क्या होता है आयत। आयत के बारे में हम आपको थ्योरेटिकली बता दें तो क्या होता है, जिस आकृति में दो भुजाएं समान हो, जिस आकृति में दो भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम आपको आज इस प्रकार से समझा देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ये एक आकृति बना दी है हमने, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसके शीर्ष को ए, बी, सी व डी, ये हमने नाम दे दिया। अब यहां पे हम आपको बता दें, देखिए, जिस आकृति में दो भुजाएं समान हो, यहां पे आपको दिख रही है ये डीसी। डीसी भुजा समान है किसके? बीसी के। और एडी समान है किसके? बीसी के। डीसी भुजा समान है एबी के और एडी भुजा समान है बीसी के। तो यहां पे दो भुजाएं समान हो गई कि नहीं? यहां पे देखिए, हम इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। अब यहां से क्या परिभाषा निकल के आई कि जिस आकृति में लंबाई व चौड़ाई एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, लंबाई व चौड़ाई एक दूसरे के बराबर हो। यहां पे देखिए, लंबाई ये डीसी, डीसी किसके बराबर आ गया? एबी के। और एडी किसके बराबर आई चौड़ाई? बीसी के। तो यहां से आपने देखा कि इसमें लंबाई कितनी है? एक लंबाई ये है हमारी
और एक लंबाई ये है और एक चौड़ाई ये है हमारी और एक चौड़ाई यहां पे है। तो इसमें दो तो हो गई लंबाई और दो हो गई चौड़ाई। और जब हम इस आयत के परिमाप की बात करेंगे, क्या कहेंगे? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? इसके परी की माप, बाहर बाहर की माप। परिमाप मतलब कि इसके चारों ओर की माप, चारों ओर की माप। परिमाप क्या होता है हमारा? चारों ओर की माप। अब देख लेते हैं, जैसे आता है कि आयत का परिमाप, बोल देंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या बनेगा? चारों ओर की माप। देखिए यहां पर डीसी लंबाई है, लंबाई प्लस बीसी चौड़ाई है, ये जोड़ दिया। अब ए बी फिर से लंबाई है, ये जोड़ दिया। अब ए डी चार भुजा है, ये फिर से चौड़ाई है, ये जोड़ दिया हमने। तो कितनी भुजा है इसमें हमारे वर्ग में? एक दो तीन चार। और लंबाई कितनी है? देखिए डीसी भी लंबाई है और हमारी ए बी भी लंबाई, और एडी चौड़ाई है और बीसी भी चौड़ाई है। तो कितनी लंबाई हो गई? दो लंबाई हो गई और दो हो गई चौड़ाई, एक इधर एक इधर। ऐसे ही एक लंबाई ये, एक लंबाई ये। तो दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई। तो परिमाप में क्या आ गया? देखिए एक लंबाई और एक लंबाई। कितनी लंबाई? इसको लिख लेंगे हम दो लंबाई। लिख लिया है। फिर प्लस करेंगे, चौड़ाई कितनी? एक चौड़ाई और एक चौड़ाई ये, दो चौड़ाई। तो कितनी चौड़ाई हो गई हमारी? दो चौड़ाई और दो लंबाई। अब यहां से देखना परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा। दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो सभी जगह मौजूद है, तो हम दो को ले लेंगे कॉमन। तो दो जब हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया हमारा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप क्या आ गया हमारा आयत का? आयत का परिमाप कितना आ गया? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा आ गया आयत का परिमाप। देखिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, आप रट लेते हो कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और जब एग्जाम का समय आता है, पर्सन आपके सामने आता है, तो आप भूल जाते हो। तो आपको भूलना नहीं है, अब आपको रटना ही नहीं है, समझ के चलिए। आयत में होती है चार भुजा, यानी कि दो लंबाई और दो चौड़ाई। जिस आकृति में दो भुजाएं समान हो, लंबाई व चौड़ाई एक दूसरे के बराबर हैं। लंबाई के बराबर लंबाई है, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई है। ठीक है, दो लंबाई व दो चौड़ाई होगी। यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि दो लंबाई व दो चौड़ाई होती हैं। लंबाई बराबर लंबाई व चौड़ाई बराबर चौड़ाई। ऐसी देखिए, लंबाई बराबर लंबाई व चौड़ाई बराबर चौड़ाई। दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई। तो परिमाप क्या बनता है? चारों ओर की माप। तो चारों ओर की माप, इसकी प्लस ये प्लस और ये प्लस। तो हमने चारों को दिखा दिया। दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, तो दो ले लिया हमने बाहर कॉमन, अंदर बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो थी हमारे आयत की परिमाप की बात। अब देखते हैं अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कैसे होता है? चलिए इसको रफ कर देते हैं एक बार। अब बात करते हैं आयत के अक्षेत्रफल की। आपको यह समझ आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं आयत का अक्षेत्रफल। आयत का अक्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यह हमारे आयत का अक्षेत्रफल होता है। और यदि आपसे पूछ लिया कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई,
अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो विकर्ण कहां बनता है? देखिए, ए से सी को मिला दीजिए, ए से सी को मिला दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा ये बन गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। और आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, यानी कि अर्थात क्या बना कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये बात आपको क्लियर है कि यहां से देखिए क्या बन गया, ये सबसे बड़ी भुजा हो गई कि नहीं हो गई एसी। तो हम लिख सकते हैं विकर्ण की लंबाई क्या होगी कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं? बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी कौन सी भुजा है हमारी? ए सी। तो यहां लिख सकते हैं हम ए सी का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का वर्ग हो गया शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष दो भुजा एडी का स्क्वायर और प्लस डीसी का स्क्वायर। तो यह हमारा विकर्ण होता है आयत का। किसका विकर्ण होता है? यह हमारा आयत का विकर्ण होता है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको आयत का विकर्ण मालूम हो गया कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। और बड़ी कौन सी भुजा है? एसी। ये हमारी बड़ी भुजा है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसे हटा करके इस पे एक दो प्रश्न देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं वर्ग के बारे में। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न किस प्रकार बनता है हमारा। प्रश्न क्या बनेगा? एक आयत की लंबाई 4 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने क्या कहा? देखिए, एक आयत दिया है तो आप आयत को बना लीजिए। इस प्रकार से आपने आयत बना लिया है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी व डी। उसने कहा है आयत की लंबाई 4 मीटर है, तो ये लंबाई है तो इसको हम 4 मीटर लिखेंगे और इधर भी 4 मीटर, क्योंकि आयत में दो लंबाई होती है दो चौड़ाई होती है, और चौड़ाई दी है उसने 3 मीटर, तो इसको यहाँ पे 3 मीटर लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 मीटर। तो ये हमारा डायग्राम बन गया आयत का। हमने इसकी भुजाएं लिख ली है और उसने क्या पूछा है? तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। और अभी हमने परिमाप का फॉर्मूला क्या निकाला है कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 रखेंगे जो का, तो लंबाई कितनी है? 4 मीटर, और प्लस चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो 2 4 और 3 हो गया 7, और जब बाहर निकालेंगे तो गुणा में है तो कितना आ गया? 14 मीटर। तो परिमाप कितना आ गया इसका?
परिमाप आ गया 14 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना आया? 14 मीटर। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे, एक दो प्रश्न और देखते हैं और फिर आपके लिए पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए, इस ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि परिमाप किस प्रकार से हमने ज्ञात किया। इसे हटा देते हैं और कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 5 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसके विकर्ण की माप ज्ञात करो। तो उसके विकर्ण की माप ज्ञात करो। अब हमको करना क्या है? देखिए, उसने कहा है एक आयत की लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसके विकर्ण की माप ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले बनाना क्या है? अपना आयत बना लेना है। और आयत आपका ये बन गया, तो इसको ए नाम देंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो उसने कहा है आयत की लंबाई 5 मीटर, तो इसको लिख देंगे हम 5 मीटर। इसको कितना लिख देंगे हम? 5 मीटर। और चौड़ाई को उसने क्या कहा है? 4 मीटर। तो ये चौड़ाई हो गई हमारी 4 मीटर। और उसने कहा है विकर्ण, तो विकर्ण कहां बनता है हमारा? ए से सी को मिलाए, ऐसे ही बनाया था ना विकर्ण हमने। तो उसने पूछा है, इसका मतलब ए सी की माप ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे हल में कि आयत की लंबाई बराबर 5 मीटर और चौड़ाई बराबर 4 मीटर, तो विकर्ण की माप, विकर्ण की माप, विकर्ण की माप का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है कि इस बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर ये तो हमें ज्ञात ही करना है विकर्ण, तो इसको जो का त्यों रखेंगे, ए सी का स्क्वायर। और ए डी कितना है हमारा? 4, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर और प्लस डी सी कितना है? 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर। और ए सी का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और प्लस पंजे पंजे 25, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, और ये कितना हो गया? 16 और 25 41, 16 और 25 हो गया 41। तो ए सी बराबर, देखिए यहां पे ये स्क्वायर है, इस पे बन जाएगा रूट, तो रूट आ गया 41। तो विकर्ण हमारा कितना हो गया? रूट 41 मीटर। तो ये कितनी आई हमारी? रूट 41 मीटर। तो ए सी बराबर हमारा 41 आया और ये है हमारा विकर्ण। तो हम लिख सकते हैं विकर्ण की माप कितनी है? 41 मीटर। ये आ गया आपका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे विकर्ण की माप ज्ञात कर सकते हो आप। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं वर्ग की ओर। इसे मैं हटा देता हूं। चलिए, तो अभी तक आपने आयत के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब लिखते हैं
वर्ग के बारे में। ये वर्ग होता क्या है? वर्ग, वर्ग जिस आकृति में चारों भुजाओं की माप बराबर होगी, चारों भुजाओं की माप बराबर होती है, जिस आकृति में चारों भुजाओं की माप बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। जिस आकृति में चारों भुजाओं की माप बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें, इस प्रकार से ये बना लिया हमने कुछ इस प्रकार की आकृति, और इसको नाम दे दिया है यहां पर, इसे ए कहा, इस सिरे को बी कहा, और इस सिरे को सी कहा, और इस सिरे को डी कहा। तो इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। और उसने कहा जिस आकृति में चारों भुजाओं की माप बराबर हो, माना इस भुजा की माप ए मीटर, इस भुजा की माप भी ए मीटर है, और ये भी ए मीटर है, और ये चौथी भुजा भी ए मीटर। तो कितनी भुजाएं हो गई हमारी? 4 भुजाएं हो गई। चारों भुजाओं की माप समान आ गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिमाप। और परिमाप क्या होता है? इसके परि की माप, इसके चारों ओर की माप। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो कितनी भुजा है? चारों ओर की भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए प्लस तीसरी भुजा ए, और अब चौथी भुजा ए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो परिमाप कितना आ गया? 4a, 4a आ गया। या 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। देखो हमने ए मीटर मानी थी तो 4a आ गया। और लेकिन अगर आप इस प्रकार करते हो, यहां पे वो कुछ भी दे सकता है कि 2 मीटर भुजा है वर्ग की, या 3 मीटर है, या सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। तो हमारा क्या रहेगा? 4 गुना भुजा, यानी कि 4 से भुजा को गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। क्या कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे भुजा को, तो हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। अब देखते हैं वर्ग का अक्षेत्रफल। वर्ग का अक्षेत्रफल, आप जानते हो अक्षेत्रफल होता क्या है हमारा? लंबाई गुना चौड़ाई। और इसमें लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए गुना ए, यानी कि ए स्क्वायर, या भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी कि ये लंबाई वाली भुजा, ये चौड़ाई वाली भुजा, इसमें तो सभी समान है। तो फिर भी लिखेंगे हम भुजा गुना भुजा बराबर भुजा का स्क्वायर। तो ये हमारा वर्ग का अक्षेत्रफल होता है कि भुजा का स्क्वायर। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं कुछ आगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, देखिए जिस प्रकार हमने आयत का विकर्ण ज्ञात किया उसी प्रकार से हमारा वर्ग का विकर्ण होता है। यहां से इसे ए से सी को मिला दीजिए, ये बन गया विकर्ण, या बी से डी को मिला दीजिए, ये भी विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण होता है हमारा 4 गुना रूट 2, 4 गुना रूट 2, ये होता है हमारा वर्ग का विकर्ण। सॉरी, ये होता है भुजा गुना रूट 2।
क्योंकि 4 कितनी है हमारी भुजा ही तो है ना, तो भुजा गुणा √2 ये होता है विकर्ण। तो ये तो हो गया आपका वर्ग का विकर्ण भुजा गुणा √2, और ये हो गया वर्ग का अक्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और ये हुआ आपका वर्ग का परिमाप। तो तीनों को हमने आसानी से कैसे ज्ञात कर लिया ये आपको मालूम हो गया। देखिए सबसे पहले वर्ग होता क्या है कि जिस आकृति में चारों भुजाओं की माप बराबर हो। हमने एक आकृति बनाई, ये भी भुजा ए, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, तो चारों भुजाओं की माप कितनी आई, समान है। तो अब निकालते हैं परिमाप। आप परिमाप जानते हो क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, इसके परी की माप चारों ओर की माप यानी कि। तो आपने क्या किया, ये भी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो सबके लिए ए ए ए जोड़ लिया 4। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4, 4 ए। या फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं, 4 गुणा भुजा। देखिए 4 के साथ में ये भुजा ही तो है, इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसमें लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, दोनों समान है। तो हमने क्या कर दिया, भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए गुणा ए का स्क्वायर आ गया, या भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणा √2, ये होता है हमारे वर्ग का विकर्ण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये बना दी गई, देखिए 1 2, 2 भुजाएं हैं और ये बन गई इसकी तीसरी भुजा, तो ये क्या कहलाएगी, 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। तो 3 भुजाओं से देखो क्या क्या बनी, माना इसकी माप हमने दे दी ए मीटर, इसकी बी मीटर और इसकी सी मीटर। तो भुजा क्या क्या है, ए बी की माप ए मीटर, बी सी की माप बी मीटर और ए सी की माप सी मीटर। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो कितने प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा प्रकार है हमारा, नंबर 1 प्रकार है हमारा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और नंबर 2 है हमारा कोणों के आधार पर, कोणों के
आधार पर देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा समान नहीं है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान है। तो ये तो हुए हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। और दूसरा नंबर कोणों के आधार पर किस प्रकार से, जैसे समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो समकोण त्रिभुज, 90 से कम का कोण बना रहा है तो न्यून कोण त्रिभुज, 90 से अधिक का कोण बना रहा है तो अधिक कोण त्रिभुज, ऋजु कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमारे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भुजाओं के आधार पर व कोणों के आधार पर। चलिए ये तो आपने पढ़ चुके होंगे। अब आपको लेके चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर। तो ये तो बताया हमने आपको, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, अब आप मुझे ये बताइए कोणों के आधार पर बना हुआ है या भुजाओं के आधार पर? ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है। और ये जो त्रिभुज हम बनाने जा रहे हैं ये है हमारा कोणों के आधार पर ए बी सी, और ये बना हुआ है 90 डिग्री का कोण। तो इसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। और देखो यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी, तो ये होगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज, चलिए परिमाप बता देते हैं। त्रिभुज का परिमाप, देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा है तो इसका परिमाप क्या होगा हमारा? परिमाप मतलब इसके परि की माप, इसकी तीनों भुजाओं की माप, ए बी सी। तो कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया इसका परिमाप। और बात करें अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये होता है हमारा इस प्रकार से। और इसे प्रदर्शित करते हैं हम एस से, एस फोर सम, एस से प्रदर्शित करते हैं त्रिभुज के परिमाप को। और होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप में क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग को 2 से भाग देने पर हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। ये अब बात करते हैं त्रिभुज के अक्षेत्रफल की। त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू ये वाला, ये जो परिमाप आया तीनों भुजाओं का योग, ये एस, एस इंटू एस माइनस ए, ये पहली भुजा, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये होता है हमारे त्रिभुज का अक्षेत्रफल। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तीनों का योग कर लेंगे, एस निकाल लेंगे। अब इस एस में से इसको गुणा में रखेंगे, पहली भुजा घटाएंगे, फिर ये यहां भी गुणा है, और फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा। इस प्रकार से हम अक्षेत्रफल ज्ञात करते हैं त्रिभुज का। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो हमने बनाया है समकोण, इसके लिए लिख लेते हैं। ये सभी फॉर्मूलों को आप नोट कर लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल ये क्या होता है हमारा 1/2 गुणा आधार 1/2 गुणा ये वाला आधार BC और गुणा ऊंचाई AB। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या आया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ये BC नीचे वाला बेस गुणा ऊंचाई AB। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और अर्ध परिमाप त्रिभुज का कितना होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और परिमाप a प्लस बी प्लस सी। और हमने आपको बताया कि त्रिभुज होते क्या है कि 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। ये हमारे 2 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब आपको समबाहु त्रिभुज व समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं। चलिए आपको दोबारा से रिपीट करते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए यहां पे लिख देते हैं। समकोण, ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ये हमारा आधार है BC और ऊंचाई है AB। तो हम कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको बताने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा। देखिए यहां पे क्या हो गया, 4 का आधा हो गया, स्क्वायर हट गया तो ये आ गई इसकी ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या आई √3/2 गुणा भुजा और क्षेत्रफल कितना आया √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या बनेगा, ये चलिए हम आपको बता देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा कि ये जो भुजा दी गई है B/4 और गुणा में ऐसे यहां पे √4a² - b², यानी कि ये भुजा
और माइनस ये भुजा। तो ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल। यानी कि जो दो भुजाएं बराबर है, माना उसकी ए और बी भुजा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बी बटा 4, यानी कि एक भुजा को क्या कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे 4 से और गुणा लगाएंगे √4 पहली भुजा का वर्ग माइनस दूसरी भुजा का वर्ग। इस प्रकार से ये आ गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान है, ए और बी समान है, तो उसमें ये फॉर्मूला काम। तो आज आपको इस प्रकार से हमने कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अब कल इन पर काम भी करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होता है, और जहां पे शॉर्ट विधि से, सबसे पहले हमारा मेन फोकस है आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाना, तो आपको शॉर्ट विधि से बताया जाएगा।